देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विराट है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। ये कहानी उन दिनों की है जब मेरी आयु करीब 17 साल की थी। मैं अपनी बहन सलोनी के साथ जब अपने दादाजी के साथ अपनी बहन सलोनी को लेकर रेलवे ट्रैक से निकला तो मेरे दादाजी ने हमें छोड़ते हुए कहा, बेटा जरा संभल के जाना क्योंकि अब मुझे वापस जाना होगा। दरअसल दादाजी अपनी बहन के यहाँ आए हुए थे और उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से खराब चल रही थी। खराब तबीयत के चलते दादाजी काफ़ी दिनों से उन्हीं के पास थे। तबीयत बिगड़ने की वजह से काफ़ी दिनों तक दादाजी को उनके पास रुकना पड़ा और मैं और मेरी बहन सलोनी भी काफ़ी दिनों से यहीं पर थे। लेकिन अब हमें वापस जाना पड़ा। हमारी ट्रेन रात के तकरीबन 7:30 बजे की थी, जो हमें हमारे गांव लगभग 1:22 पर उतार देगी। तत्काल ही हम स्टेशन पर पहुंचकर टिकट को कटवाने लगे। टिकट बाबू से टिकट लेने के बाद अब वक्त हो चला था ट्रेन का इंतज़ार करने का। मैं अपनी बहन के साथ ट्रैक पर चल दिया और अब तक मेरे दादाजी हमें छोड़कर वापस जा चुके थे। मुझे नहीं पता कि आज हमारे साथ क्या होने वाला था। हालांकि मेरी बहन मुझसे छोटी थी तो उसकी सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ही हावी थी। 7:30 हुए तब ट्रेन स्टेशन पर आई और ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही मैं अपनी बहन को लेकर जल्दी से S1 बोगी में दाखिल हुआ। उस बोगी के अंदर पहले से ही काफ़ी और भी लोग मौजूद थे जो बातें कर रहे थे। मैं भी उन्हीं लोगों के बगल में मौजूद एक खाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन का ये मेरा दूसरा सफ़र था और जैसा कि मैंने घर वालों से सुना था कि ट्रेन में काफ़ी डकैती होती है, तो ट्रेन जैसी लंबी गाड़ी के अंदर चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं होती, जहाँ अमूमन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जिस वजह से मैं काफ़ी सतर्क होकर सीट पर टाइट होकर बैठ गया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर सता रहा था कि कहीं कोई चोर या डाकू हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और अब ट्रेन भी खुल चुकी थी। धीरे धीरे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया और फिर वो अच्छी रफ्तार के साथ पटरियों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। इस समय मैं खिड़की के पास बैठा था तो बाहर का दृश्य देख सकता था। इस वक्त खुली हवा का आनंद लेना एक अलग ही सुकून दे रहा था। बदबू तो आ रही थी पर वो अलग बात थी, लेकिन इसके बाद भी मुझे कुछ हद तक सुकून सा मिल रहा था। ट्रेन ने एक जोरदार झटका दिया जिस कारण सभी यात्रियों में एक पल के खातिर तहलका मच गया। सभी यात्री लोग उस ट्रेन के टीटी और लोको पायलट पर भड़कने लगे। इसी बीच हमारी बोगी के अंदर टीटी पहुंच गया और मैं अपने हाथ में ही टिकट लेकर बैठा था तो वो सबसे पहले मेरे करीब पहुंचा और कॉपी पेन से लेकर कुछ लिखने लगा। फिर उस टीटी ने पूछते हुए कहा, बेटा तुम अकेले हो क्या? जिस पर मैंने एक गलती करते हुए कहा, हाँ मैं और मेरी बहन हम दोनों ही हैं। दरअसल हमारे दादाजी हमारे साथ नहीं हैं और वैसे भी कहा जाता है कि हमें कहीं सफ़र करते वक्त हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देनी चाहिए। क्या पता किस जगह हमसे क्या गलती हो जाए। वो टीटी तो वहाँ से चला गया, मगर इसके बाद भी मेरे अंदर एक भय बना रहा कि कहीं ट्रेन में हमारे साथ कोई अनहोनी न घट जाए। धीरे धीरे यात्रियों का कम होना शुरू हुआ तो 1.5 घंटे में ही सारे यात्री बोगी से गायब हो गए। धीरे धीरे सारे के सारे यात्री ट्रेन से उतरने लगे और अपने अपने स्टेशन पर उतर गए। अब रात के लगभग 11:30 बजने को आए थे और इस वक्त तक पूरी बोगी खाली थी। इसी बीच हमारे उस डिब्बे में टीटी साहब दोबारा पहुंच गया। टीटी को दोबारा देखकर मैं थोड़ा नासमझ रहा, मगर वो मेरे करीब आते ही बोला, बेटा तुमने इस डिब्बे के अंदर किसी महिला को देखा है क्या? तो इस पर मैंने भी अपनी गर्दन ना में हिलाई। अरे नहीं अंकल, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। काफ़ी देर से तो बोगी इसी तरह एकदम वीरान पड़ी है। फिर वो टीटी हमारे उस डिब्बे से वापस चला गया। इस बीच मेरी बहन ने कहा, भैया आपने झूठ क्यों बोला? वो देखो ना सामने वो औरत तो बैठी है, शायद उसी के पास टिकट नहीं है, इसलिए वो उस टीटी से छुपते छुपाते इस बोगी के अंदर तक आ पहुंची है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी मैं हंसते बोला, अबे पागल है क्या? कौन सी औरत? मुझे तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। मगर मेरी बहन अभी भी मुझे हर्ट करते हुए बोल रही थी, नहीं भैया मैंने उस महिला को देखा है जो अभी भी उस बोगी के अंदर से गुजर कर। सच कहूँ तो मुझे एक पल के लिए तो गुस्सा आने लगा, लेकिन मैं उसकी जिद्दी को पूरा करने के लिए उस पूरी की पूरी बोगी में टहल आया, लेकिन मुझे वो कहीं भी नज़र नहीं आई। दूसरी तरफ मेरी बहन का भी यही कहना था कि वो महिला अभी भी हमारी बोगी के अंदर ही है, वो सिर्फ किसी को दिखाना नहीं चाहती। फिर मैंने भी अपनी बहन को शांत किया और उसे आश्वासन देते बोला, तुम चिंता ना करो, वो औरत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसके पास तो खुद के पास टिकट नहीं है,
फिर वो हमारा क्या कर सकती है। किसी तरह मैंने अपनी बहन को खामोश किया और एक शांति का माहौल छा गया। पूरी बोगी के अंदर खामोशी पसरी हुई थी। हर जगह हर कोने में सिर्फ सन्नाटा था। करीब 12 बजने को आए थे अब, और फिर मुझे पायलों की छन छन की आवाज़ आने लगी और आवाज़ को सुनकर मेरा कलेजा तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कुछ होने वाला है। इस छोटी सी डिब्बे के अंदर कोई तो है जो मेरी बहन ने देखा था। इस बार मेरी आंखें चमक उठी और फिर मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया। फिर एक बार मैं अपनी सीट पर बैठ गया और अब पूरी की पूरी बोगी खाली पड़ी थी, तो जिस जगह चाहे मैं बैठ सकता था। थोड़ी बाहर की हवा का लुत्फ लेने के लिए मैं दरवाजे के पास बैठ गया, और जैसे मैं दरवाजे के पास गया तो मैंने देखा कि लाल रंग का कुछ दुपट्टा टाइप का सामने वाली बोगी के दरवाजे पर टंगा हुआ था। दिखने में ये किसी पल्लू की तरह लग रहा था। किसी के भागने की आवाज़ आई और इस बार हमारी बोगी के अंदर सच में कोई था जो भागकर मेरे पीछे खड़ा हो गया। अब उसकी सांसें फूली हुई थी, और जब मैंने पीछे पलटते हुए देखा तो मैंने पाया कि वहाँ पर एक आदमी जिसकी एक आंख फूटी हुई थी और उसके सर से खून बहे जा रहा था, वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। उस आदमी के बदन से एक अजीब सी बू आ रही थी, और फिर उस आदमी ने कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो इस ट्रेन से निकल जाओ, वरना वो तुम्हें भी मार देगी। और इतना कहकर वो आदमी चला गया। उस आदमी की बातों ने मुझे भी अंदर तक हिलाकर रख दिया था, क्योंकि कुछ देर पहले मेरी बहन को हमारी बोगी के अंदर कोई महिला दिख रही थी, तो अब इस आदमी की ये दशा। उस आदमी के वहाँ से जाते ही एक बार फिर बोगी में तूफान से पहले का सन्नाटा पसर गया था, क्योंकि उसके बाद जो होने वाला था उसके बारे में ना तो मैंने सोचा था और ना ही मेरी बहन ने। धीरे धीरे मुझे भी नींद आने लगी, और करीबन 1 घंटे के बाद हमारे रेलवे स्टेशन आने वाला था। इससे पहले अब ट्रेन किसी भी स्टेशन पर थमने वाली नहीं थी। मैं अपनी आंख बंद करके दरवाजे के पास ही बैठ गया, और बस एक ही क्षण में मेरी आंख लग गई, और वो सिर्फ एक झटके के लिए लगी थी। और जब मेरी आंखें खुली तो सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे, मगर अब मेरी बहन बोगी में नहीं थी, और खुद अपनी बहन को बोगी में ना पाकर मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। अब मेरी सांसें उखड़ रही थी, क्योंकि अब मेरी बहन का कोई ठिकाना नहीं था। जहाँ मेरे दादाजी उसे मेरे भरोसे छोड़कर इस बोगी के अंदर गए थे, तो अब इस बोगी के अंदर दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मुझे अब एक अलग ही डर लग रहा था कि मेरी बहन को कोई चोर तो नहीं ले गया। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। एक तो इस बोगी के अंदर मैं बिल्कुल अकेला था, और ऊपर से मेरी मदद करने वाला भी यहाँ तमाम लोगों में कोई नहीं था, क्योंकि दूसरी बोगी के अंदर मौजूद सारे लोग कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। अकेला मैं इतनी घनी रात को अपनी बहन को ढूंढते हुए बोगी के एक एक कोने को छान मारा। सभी जगहों पर अपनी बहन को ढूंढने के बाद भी वो मुझे कहीं नहीं मिली, और इस वजह से मुझे गुस्सा आने लगा और खुद मेरा भी सुसाइड करने का मन करने लगा, क्योंकि मैं अपनी बहन को खोना नहीं चाहता था। और अब मेरे पास मात्र एक ही रास्ता बचा था, मैं ट्रेन की चैन को खींच दूं। लिहाजा मैं ट्रेन की चैन खींचने के लिए जब ट्रेन की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई औरत लटकी हुई थी। दरअसल उस औरत के लंबे और घने बालों ने उस ट्रेन की चैन को अपने अंदर जकड़ रखा था। मैं चाहकर भी उसकी तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ा पाया, और तभी मुझे अपनी बहन के रोने की आवाज़ आई, और मैं तुरंत ही अपने पीछे पलट गया। तभी मैंने देखा कि एक लंबी चौड़ी औरत जिसका पूरा का पूरा चेहरा कुचला हुआ था, वो मेरी बहन को ट्रेन से नीचे फेंकने की कोशिश कर रही थी। और उस औरत के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके ऊपर तेजाब डाल दिया हो। पता नहीं कैसे, लेकिन वो मेरी बहन को एक जगह से टस से मस तक नहीं कर पाई। मैं सिर्फ उस औरत को ही देखता रहा। वो अपनी संपूर्ण शक्ति को समर्पण करके भी मेरी बहन को हिला तक नहीं पा रही थी, जो मुझे सच में बहुत हैरान कर रहा था। दूसरी ओर उस औरत की ताकत टूटती जा रही थी, और इधर मेरी हालत उस औरत को देखकर पतली होने लगी। उस औरत का पूरा बदन लहूलुहान था, और उसका चेहरा झुलसा हुआ था। मेरी बहन की उम्र इस समय कम थी, तो वो इन चीज़ों से काफ़ी जल्दी भय खा लेती थी, और ऐसे ही हुआ। मेरी बहन बेहोश हो गई, और फिर पता नहीं कैसे वो औरत हवा में धुआं बन गई। मैंने आओ देखा ना ताओ, और भागकर अपनी बहन के पास पहुंचा, तो उसके हाथों पर नाखूनों से काटने के निशान बने हुए थे। यानी कि उस औरत ने पूरी ताकत लगाकर मेरी बहन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बार बार मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे गले की तरफ देख रही थी। और फिर जब मैंने अपने गले को टटोला तो मैंने पाया कि मेरे साथ साथ मेरी बहन के गले में भी हनुमान जी का एक लॉकेट था। भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे,
कहते हैं जहाँ हनुमान जी का मात्र नाम हो वहाँ से काली शक्तियों का विनाश होता है। शायद इस लॉकेट ने आज मुझे जिंदा बचा लिया था, लेकिन इन काली शक्तियों का असर अभी भी खत्म ही नहीं हुआ। मेरी नींद टूटने के बाद एक भयानक हादसा तो हुआ, लेकिन तत्पश्चात ही वो रेलवे स्टेशन आ गया जहाँ मुझे उतरना था। तभी मैं अपनी बहन को लेकर तुरंत ही स्टेशन पर उतर गया। इस स्टेशन पर उतरते ही मैंने अपनी बोगी के दरवाजे में देखा कि वो औरत मेरी तरफ हाथ दिखाकर कुछ बोल रही थी। पहले तो वो अचानक ही ट्रेन के ऊपर चढ़ गई और उसके बाद एक डरावनी आवाज में बोली, आज तो तुम्हारे भगवान ने तुम्हारी रक्षा कर ली, अन्यथा तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाते। उसका विकराल और डरावना रूप आज भी मेरी आंखों में बसा है। और उसके बाद मेरी बहन को झाड़ फूक के द्वारा ही सही करवाया गया। वो तो ठीक हो गई, लेकिन जब उस औरत के बारे में पता लगाया तब पता चला कि उस ट्रेन में सालों पहले एक औरत बिना टिकट के चढ़ी थी और जब टीटी के डर ने उसे सता दिया तो वो ट्रेन से कूदकर मर गई। दरअसल अपने घर से लड़ने के बाद वो अपने गांव के लिए निकल रहे थे, लेकिन ज़्यादा बदनामी होने की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो दिए और आज उसकी आत्मा इस ट्रेन में भटकती है। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी का एकमात्र ऐसा किस्सा था जो एक दहशत के रूप में साबित हुआ। आइंदा मैंने ऐसी गलती कभी नहीं की और अब मैं अकेला ट्रेन में कभी भी सफ़र नहीं करता हूँ। दोस्तों, आज भी उस बोगी की एक एक चीज़ मेरे दिमाग में किसी हॉरर फिल्म की तरह चलती है। अब मैं भूलकर भी किसी भी ट्रेन में अकेले बिल्कुल भी नहीं चढ़ता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।